तो ध्यान में रखना आपका, उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पेड़ पौधे की नई नई प्रजातियां पाई जाएगी, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ, भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, किस पार्क में बनाया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? राजा जी तो नेशनल ध्यान में रखना, पार्क। बिल्कुल। तो राजाजी नेशनल पार्क पे बना रहा है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ का है, तो क्या बताएंगे? तो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई कहां से प्राप्त हुआ, क्या बताएंगे? सिंगापुर। सिंगापुर। ये क्वेश्चन अगर बीपीएससी एक बीपीएससी को छोड़ के हर दूसरे में पूछती है एफडीआई को लेकर से, भारत का सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है 68 बीपीएससी में एफडीआई को लेकर क्वेश्चन था, है ना। यस सर। सेम क्वेश्चन था से भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हर साल बदलते रहता है, लेकिन 23-24 की बात करेंगे तो भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया, तो सिंगापुर से आया। कहाँ से आया है? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, क्या में डाउट। डाउट है? हाँ। क्या बोलिए? कहीं यही एडुटेरिया वाले में कहीं लिखा हुआ था 22-23 में सिंगापुर से सबसे ज्यादा आया और 23-24 में मॉरिशस से आया, तो यही डाउट है। तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, और एक प्रश्न और भी पूछता है, भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, ठीक है। 68वीं में इसका आंसर गुजरात लिया था। गुजरात जो था सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला था। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, दो तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा एफडीआई किस कंट्री से आता है और किस स्टेट को सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बताइए, क्या नाम है राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम? भजनलाल शर्मा। हाँ, भजनलाल भजनलाल शर्मा। शर्मा नाम है, ध्यान में रखना है। तो उन्होंने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट की शुरुआत की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब पर्यटन सर्किट महाराणा प्रताप जी के नाम से। पटाखे कहाँ पे छूट रहे हैं, माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, भजनलाल शर्मा, ठीक है। अब आते, केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो कि अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया है, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया, तो क्या बताएंगे? केरला ठीक सरकार। है, तो ध्यान में रखना है केरल गवर्नमेंट, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो चीता का दूसरा आवास की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में बन बन रहा है, किस अभयारण्य में बन रहा है, तो क्या बताएंगे? अभयारण्य का नाम क्या है? गांधी ठीक है, सागर। तो ध्यान में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। बात करेंगे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया है, ठीक है। यह एक साल से भी कम समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। मियावाकी की बात करेंगे ना, तो मियावाकी एक जापानी पद्धति है, ठीक है। ये जापानी टेक्निक है, जिस हिसाब से क्या होता है, वन को बोला मतलब क्या जाता किया जाता है ना, हाँ, वो वन को मतलब उगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे मतलब मियावाकी टेक्निक का प्रयोग किया गया, तो क्या बताएंगे? है छत्तीसगढ़ क्या के बताना रायपुर है, में। तो ध्यान में रखना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया है। यह एक साल में से भी कम छोटे समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ब्लूमर्ग। ब्लूमर्ग विलनियर्स इंडेक्स के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका स्थान कौन सा है, तो 11वां स्थान है, ठीक है। तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति में गौतम अदानी का नाम फिर से आ गया है, ऐसा कहना है। कौन से रिपोर्ट का, तो क्या बताएंगे? तो ब्लूमर्ग बिलियनियर्स की रिपोर्ट जो आई है, इंडेक्स जो आई है, वहां पे इनको दुनिया का, सॉरी, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सुलेहवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को अपना 5वां टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। किस वन्यजीव अभयारण्य को बनाया जाएगा 5वां, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो बिल्कुल सुलेहवा, ठीक है। तो सुलेहवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाए, ठीक है। गवाह संरक्षण योजना कौन सी राज्य सरकार लेकर आई? गवाह संरक्षण योजना, तो क्या बताएंगे? आसम। बिल्कुल, ठीक है। तो असम की सरकार ने एक योजना लेकर आई जिसका नाम है गवाह संरक्षण योजना। मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जांच के दौरान, ठीक है, ध्यान में रखना है,
तो जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र बनाना है। ठीक है। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया है। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा तमिलनाडु के किस स्थान पर भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो क्या बताएंगे कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई। तो आपको ध्यान में रखना है चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है। ठीक है। आज रात में आप लोग से हिस्ट्री का एटलीस्ट कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को डिटेल्स में पढ़ना है ना, केवल मॉडर्न ही ना, यस सर। यस सर। जहां से 22 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक सोर्स जो है हिंदी में शेयर करूंगा। ठीक है। हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ा जा सकता है, देख ले रहा हूँ कुछ अच्छा मिल जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा शॉर्ट में, और उसी को आप लोग पढ़ना, मैं वो कोशिश करूंगा उसे पढ़ा देने का भी। अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीसी बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है। तो अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीसी बैंक के सहयोग से पहली बार किस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया, ध्यान में ये रखना है आपको। ठीक है। अब बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको जरा सभी लोग क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए, आने की उम्मीद है। ठीक है। तो मई 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। आप हमें ये बताइए कौन से लोकसभा का चुनाव था, कितने नंबर की लोकसभा थी? 18वीं। हाँ ठीक है, ध्यान रखा 18वीं लोकसभा थी। 18वीं लोकसभा का चुनाव होता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट मिले। ठीक है। मतलब 2.18 लाख वोट जो होता है नोटा को मिलता है, जो कि अभी तक, ठीक है, किसी भी लोकसभा के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में मिलने वाला सर्वाधिक वोट है। ठीक है। मतलब इतना वोट तो कभी किसी कैंडिडेट को भी नहीं मिलता, उतना नोटा को मिला। ठीक है। नन ऑफ दी क्या होता है नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? None of the above. नॉन ऑफ द अबव। ठीक है। मतलब कोई भी किसी को पसंद न रहता तो ऐसे कंडीशन में नोटा का यूज हो सकता है। और इंदौर में पहली बार 2.18 लाख नोटा के वोट मिले। ठीक है, ध्यान में रखना। इंदौर की जनता जो है सो पढ़े लिखे समझदार है। ठीक है, इसलिए सबसे क्या क्लीनेस्ट सिटी भी है वो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन में 100 टन सोना वापस मंगवाया और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। ठीक है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। ठीक है। तो इसके ऊपर कहानी है, थोड़ा सुन लीजिए। ब्रिटेन का जो बैंक जो है वो क्लेम करती है इसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है, जहां पे आज तक कभी भी चोरी वगैरह नहीं हुआ। तो दुनिया के बहुत सारे देश जो है वहां पे सोना रखती है सुरक्षा के तौर पे। ठीक है। उसके बदले में सोना हम लोग रखते भी है, उनका सोना रखने के बदले में उनके एवज में सुरक्षा की जो राशि होती है, रेंट भी हम लोग पे करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत हुआ क्या है ना, जैसे रसिया का भी इस बैंक में बहुत सारा सोना था। अब हम लोगों ने सोना केवल ब्रिटेन में नहीं रखा, डिफरेंट देश में बहुत सारे कंट्री लगते, रसिया का था, चाइना भी रखता, अमेरिका भी रखता, विभिन्न देशों में रखता है। और ये एक बहुत सही तरीका भी माना जाता है, से किसी भी संपत्ति को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। जैसे आप लोग भी कहीं बाहर भीतर जाए तो पैसे को कभी ना एक जगह पे ना रखे, थोड़ा सा पर्स में रख ले, थोड़ा सा पैकेट में डाल ले, थोड़ा सा अपना बैग वगैरह उसमें डाल दे। तो गवर्नमेंट भी इस तरह की कार्य करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रसिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो वैसे कंडीशन में रसिया के जहां पर जो भी संपत्ति था यूरोपियन कंट्री में, उसको सीज कर लिया गया। ठीक है। तो इससे ग्लोबली इस चीज का काफी खराब इम्पैक्ट पड़ा। तो इन फ्यूचर अगर हो सकता है किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो यूरोपियन कंट्री अमेरिका के प्रभाव में आके या फिर यूरोपियन कंट्री खुद ही मतलब इस तरह का डिसीजन लेके संपत्ति को सीज कर सकती है। भारत के साथ में इन फ्यूचर इस तरह की चीजें हो सकती है किसी मुद्दे को लेकर। जैसे कनाडा के साथ हमारा संबंध खराब हो रहा है। कनाडा की बात करेंगे तो वो फाइव आइज अलायंस का मेंबर है। ठीक है। हो सकता है अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, ब्रिटेन सपोर्ट कर सकता है। तो धीरे धीरे जहां भी हमारी सोना है काफी मात्रा में, उसको हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तभी हमने 100 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लाया, उसके बाद 100 टन फिर आया। इसमें तो केवल 100 टन दिया गया है ना, कल परसों फिर 100 टन वापस आया है। इससे दो चीजें निकल कर आती है, मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से हम लोग काफी अधिक महत्वपूर्ण है, अपनी चीजों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और दूसरा, एटलीस्ट हम लोग इतने तो कैपेबल है हम अपने संपत्ति का अपने हम लोग सुरक्षित रख सकें। ठीक है। और दूसरी बात, हमको रेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा। सर अभी यहाँ सर दोबारा फिर लिख से रहा है कि वहाँ सर गिरवी रखा, गिरवी मतलब तो होता है कि कुछ पैसा कुछ लिया होगा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, 1991 में हम लोग जब 1991 से पहले की बात करेंगे ना, तो हमारे पास ना विश्व व्यापार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, 2 दिन के ही ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसे थे। तो हमने अपना सोना को गिरवी रखा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिरवी नहीं था, ये गलत लिखा हुआ है। हमने सोना वहां पे रखा था बजाते के साथ सेफ के लिए, बैंक में जैसे डालते हैं ना गोल्ड को,
वैसे स्टोरेज के वहां रूप पे में। रखा था स्टोरेज के तौर पे, उसके बदले में उनको पैसा देते थे, अब उनको वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी कल परसों भी आया है। ठीक है, ये तो बहुत पहले का न्यूज है, एक धनतेरस महीना के पहले का। धनतेरस हाँ के कल दिन आया परसों, था। हाँ बिल्कुल कल परसों भी कुछ सोना जो है वापस आया है। ठीक है, गिरवी हमने सोना को रखा था एक समय। रीजन क्या था कि हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, फॉरेन करेंसी नहीं था। आप किस बिहाफ पे व्यापार करोगे? जैसे अगर मान लीजिए अगर हम 10 रुपया का सामान अगर हम बेच रहे हैं तो 10 रुपया का संपत्ति तो हमारे पास होना चाहिए ना। आप किसी कंपनी का शेयर आप खरीद लेते हो, 1 लाख का शेयर खरीद लिया, तो जो भी उतने पास जितना का वो मार्केट में शेयर निकलता उतना उसके पास एसेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि ना तो कोई भी कुछ भी शेयर निकालना शुरू कर देगा। तो उसी तरह कंपनी, भारत सरकार भी व्यापार करती है तो उतना हमारे पास फॉरेन करेंसी होता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, फॉरेन करेंसी के रूप में हो सकता है। तो उस समय हमारे पास नहीं था, स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब तो जाके 1991 में उदारीकरण को लाना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन को लाना पड़ा। तो उस समय हमने सोना गिरवी रखा था। अब ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, तमिलनाडु में चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा का ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत को वापस लौटा दिया गया, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक मिशन को शुरू किया गया, जिस मिशन का नाम है मिशन निश्चय। किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब। मिशन निश्चय। तो बिल्कुल पंजाब। ध्यान में रखना है। तो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया मिशन निश्चय, उसका उद्देश्य क्या था? ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और इसे मतलब क्या करना है? रोकना। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा चीज है ये। तो अशोक लीलैंड की बात करेंगे, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, उसके द्वारा एक पॉलिसी को लाया गया है जो कि इंश्योरेंस ही है, जिसका नाम क्या है? सारथी सुरक्षा पॉलिसी। किन के लिए है? तो मुख्यतः ड्राइवरों चालक के लिए है, ड्राइवरों के लिए। अगर उनका आकस्मिक मृत्यु होती है फिर विकलांगता हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में 10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसद भवन के परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ठीक है, अब प्रेरणा स्थल काफी अधिक महत्वपूर्ण बहुत इसलिए है क्योंकि 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा को एक ही स्थान पर स्थापित किया गया। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, से प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो संसद भवन के परिसर में। ठीक है, जहां पे फटाके की आवाज आ रही, कुछ भी हो रहा, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए तो संसद भवन की बात करेंगे। परिसर में क्या चीज की स्थापित क्या किया गया? तो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, और इनका संबंध है 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों से। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो वीवो चाइनीज ब्रांड है, वीवो। ठीक है, ओप्पो। उसके बाद बात करेंगे तो क्या नाम है इसका? रियलमी। सब एक ही कंपनी है, सबका पेरेंट कंपनी एक ही है। ठीक है, तो वीवो की बात करेंगे तो आपका इंडिया में नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है, जहां पे इसकी मोबाइल फोन्स बनेगी, इसको ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला एवं संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में मंदिर संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है तो क्या बताएंगे? अयोध्या में। ठीक है, और टाटा सन्स के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। तो वैश्विक आर्थिक केंद्र कहाँ पे बन रहा है? तो ध्यान में रखना, नवी मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने में अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, खीर भवानी मेला कहाँ पे होता है तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। राज्य महोत्सव, उड़ीसा। राज्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा। तो ओडिशा में। ठीक है, ध्यान में रखना है, राज्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ओडिशा में। ठीक है, कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकी होली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला की बात करेंगे तो कांग्रेस की टिकट से इन्होंने चुनाव जीता है, कर्नाटक के से अनारक्षित सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, आरक्षित नहीं, अनारक्षित सीट से चुनाव जीता है। नाम क्या है? प्रियंका जरकी होली। ठीक है, उम्र की बात करें, कितना उम्र है? तो इनका उम्र मात्र 27 साल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 27 वर्ष इनका उम्र है, ये ध्यान में रखना है।
बेंगलुरु के बनेरू हट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की बात करेंगे, जनता के लिए शुरू की गई है कहाँ पे, तो बनेरहट्टा में। कहाँ पे, बनेरहट्टा, बनेरहट्टा। बनेरहट्टा जैविक उद्यान की बात करेंगे, कहाँ पे है, क्या बताएंगे। बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, बात करेंगे असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन और ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन और सर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तो 2.5 मेगावाट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनता भवन और की उद्घाटन किया गया कहाँ पे, असम सरकार के द्वारा गुवाहाटी में। मतलब यहाँ पे जो भी सरकारी परियोजना से जो भी कार्य होगा ना, सबके सबका जो बिजली कहाँ से मिलेगी, तो सौर सोलर से। ऊर्जा। ठीक है, ध्यान में रखना, सौर ऊर्जा से। अब बात करेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया। मतलब जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, सार्वजनिक रोजगार होता है, सब में ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिलेगा। कितना, तो 1%। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसा करने वाला राज्य होगा पश्चिम बंगाल, वहां के उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक एआई टूल विकसित किया, जिसका नाम क्या है, दिव्य दृष्टि। क्या नाम है एआई का, दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि। ठीक है, तो महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक एआई टूल विकसित किया, जिसका नाम क्या है, दिव्य दृष्टि। आईआईटी कानपुर ने ड्रोन तकनीकों के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो क्या बताएंगे, आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो राज्य के 55 जिला में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय बनाने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है, तो क्या बताएंगे, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% वाले कानून को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 65% आरक्षण देने की बात की गई थी आफ्टर द जातिगत जनगणना के बाद, तो उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब 50% ही रहेगा, 65% नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया है। भाई साहब, एकमात्र राजधानी होगा आंध्र प्रदेश का, कौन होगा, अमरावती होगा। ठीक, तो हैदराबाद किसकी राजधानी रहेगी, तो तेलंगाना का। ठीक है, हाँ। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या नाम है, पवन कल्याण। चंद्रबाबू हाँ, नायडू। वो तो मुख्यमंत्री हैं, पवन कल्याण जैसा। पवन कल्याण। और उप मुख्यमंत्री पूछो। आवाज आ रही है मेरी, हेलो। हाँ सर। ये सब आ रही है। आ अब आ रही रही है है। सर। हाँ, ठीक है, नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था। क्या नाम है फिल्म स्टार का, नाम है पवन कल्याण। पवन कल्याण। उसकी तो पवन पार्टी है, कल्याण, कोई पार्टी है उसकी। हाँ उनकी पार्टी भी है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष किसने किया, था पीटी उषा ने किया। ठीक है, तो भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, गुजरात। गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कौन है, तो पीटी उषा। ठीक है, चलिए इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म को लॉन्च किया। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्रणाली लागू किया। ठीक है, तो 1 मिनट ट्रैफिक प्रणाली कहाँ पे शुरू किया गया है, तो शिमला में। ठीक है, अब इतने लोग वहां पे चले जाते हैं ना,
वहां पर भी ट्रैफिक का इशू होने लगा। गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सिरोह में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई। इसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तब बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखना, भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के सीहोर में। और किसके द्वारा? तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। इसे आप याद रखिएगा। और इसकी अनुमानित लागत की बात करेंगे तो 60,000 करोड़ रुपए होगी। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इस संग्रहालय में कैग की भूमिकाओं और महत्व को रोजगार, इस बिल्डिंग का कुछ इंपॉर्टेंस भी है। शायद इसी में शिमला समझौता हुआ था, मुझे याद नहीं। चैडविक हाउस जरा सर्च कीजिए तो। इस बिल्डिंग का कुछ ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ है। आई थिंक ये बिल्डिंग जो है ना, यहाँ पे ना ऑडिट करने वाले जो लोग होते हैं ना, कैग वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह होता है। और कुछ ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी है इस बिल्डिंग का। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में कैग की भूमिकाओं और महत्व को उजागर किया गया। कुछ इंपॉर्टेंस इस बिल्डिंग का, चैडविक हाउस सर्च कीजिए मिल जाएगा। तो या फिर गांधी जी एक दिन यहाँ पे बिताए थे, ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में, लेकिन गूगल करेंगे तो हो जाएगा। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर के 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड स्वयं और समाज के योग विषय पर केंद्रित है। ठीक है, तो मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सर गांधी जी यहाँ पे रुके थे देखो। सर 1946 का जो मिशन हो रहा था उस टाइम गांधी जी एक कैबिनेट दिन हाँ, गांधी जी शिमला गए थे लेकिन रुके नहीं थे, क्योंकि उनको चैडविक हाउस बहुत पसंद हो गया था ना, तो इसलिए मीटिंग में वो शामिल नहीं हुई, इसी घर में रह गए, या फिर किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होगा। ठीक है, तो वो मीटिंग में नहीं शामिल हुए, तो मुझे याद आ रहा था। तो कुछ तो इम्पोर्टेंस है इस बिल्डिंग का। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है। ठीक है, गांधी जी एक दिन यहाँ पे रुके थे, हाँ अभी याद आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनता है। जब वहां पे शिमला समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो दो तरह का प्रश्न वहां पे बनता है। एक तो वहां पे कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? हु रिप्रेजेंट कांग्रेस? सरदार पटेल। सही में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आजाद थे मौलाना, आजाद थे सर। मौलाना आजाद। ये शिमला समझौता का विफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि मौलाना आजाद के द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का अपना बहुमत ही समझती थी। वह इस बात के लिए एकदम घबरा गई कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम कैसे कर सकता है। जहां पे आजाद जी के बोला गया से ठीक है, आप अपने आप को कहते हो सब मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये तो नहीं किया से कांग्रेस हिंदुओं का रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। कांग्रेस में तो मुस्लिम सिख ईसाई सब है, तो फिर इस बात का क्या दिक्कत हो सकता है? इसी बात पे मीटिंग बन नहीं पाई। ठीक है, जिन्ना ने बोला से नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, कैसे कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब एक मुस्लिम मेंबर। और गांधी जी शिमला में थे, लेकिन वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते। ठीक है, वो चैडविक हाउस में ही थे। और उस समय जो भारत का जो वायसराय जो था, कौन था? लिथगो। बेवेल था। ठीक है, बेवेल रहा होगा। लिथगो के बाद बेवेल ही आया था ना? हाँ, उसके बाद तो वही था। जी 45 में हुआ बेवेल है। था। बेवेल था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न में एक प्रश्न में ग्रुप में अभी सेंड करता हूं। ठीक है, देखिए इस तरह का भी बीपीएससी प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है इसे गलती भी करेंगे। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए, एक मुझे किसी सेट में दिखा था, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए ले लिया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1903। ही वाज द फर्स्ट इंडियन contest the election to British Parliament. As a representative of the Indian Association, he visited England and
pleaded against the reduction of age from 21 to 19 for appearing the civil service examination? बताइए। आनंद मोहन बोस सर। और बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे सर। और किन्हीं को? ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन से कुछ लग रहा है क्या? सर दादा भाई नौरोजी। सारा ही गलत है। ठीक है, लाल मोहन नहीं, वो घोष तो होगा 5 इसका में थे। आंसर। ठीक है, लाल मोहन घोष होगा। ठीक है, देख रहे कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। मतलब सर ये सी वाला वाला ऑप्शन होगा। को कोई लाल मोहन घोष है। ठीक है, 1903 के आईएनसी लाल मोहन सेशन को घोष। लाल मोहन घोष ने लीड किया था। 5 में दादा भाई नौरोजी हो गए, तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो वो तो होगा ही नहीं। अब रही थोड़ा सा सिविल सर्वेंट को लेकर सत्येंद्रनाथ बनर्जी का था, तो इस सत्येंद्रनाथ टैगोर होता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप हो ही सकते थे। सत्येंद्रनाथ बनर्जी का सिविल सर्विस के लिए कुछ रोल नहीं था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है लाल मोहन घोष है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और किसी बच्चा ने मुझे सेंड भी किया था, सर ना आप ये करवाए थे। हम बोले हाँ, हम तो लिखवा दिए थे जब फाउंडेशन जब पढ़ा रहे थे। तो उसने बोला था देखिए सर आपका करवाया हुआ था, तो सही हो गया। देखिए, हम जो फाउंडेशन पढ़ाए थे तो उस समय हम चिन्हित कर दिए थे, से देख लो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर वो करवा सकता है। उसने भेजा था सर माई नोट्स, मेरा में लिखा हुआ है लाल मोहन घोष को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको लगेगा 1 अटेम्प्ट में आराम तो सही मार्क कराया है, लेकिन हो सकता है वो गलत। चलिए, 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। ठीक है, सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, अगर सड़क दुर्घटना के कारण कोई कर्मचारी अगर मरता है कर्नाटक गवर्नमेंट का, तो उनके लिए कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों के सूची में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान में ये रखना है। तो भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि क्वेश्चन कैसा था बीपीएससी के लेवल का, था ना दमदार क्वेश्चन। 3 ऑप्शन आप लोगों किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, 3 ऑप्शन चुना, तीनों गलत था। हालांकि 1903 का सेशन सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाल मोहन घोष ही होंगे। अब तो भारतीय सेना ने दिल्ली में, और आप लोग एक ऐसा काम करना, 1908 तक जितना भी सेशन है ना शुरू से हूबहू सबका नाम याद रखना, कहाँ पे हुआ था और कौन उसे अटेंड कर रहे थे। ठीक है, 1907 तक भी कर सकते हो, चलेगा, लेकिन शुरू का ना सेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सेशन है हम करवा देंगे, अभी गवर्नेंस वाले चैप्टर में नहीं ना है, उसमें आएंगे तो हम करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शुरू का सेशन सब जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक दुनिया की शुरुआत की है। स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत सशस्त्र बलों में उनके परिवारों के गंभीर रूप से जलने या चोटों अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पे स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की गई है, तो क्या बताएंगे? दिल्ली में। ठीक है, भारत के किस व्यंजन को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे? आमरस को। ठीक है, असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविरों में स्कूल इन ए बॉक्स पहल की शुरुआत लॉन्च की। इसके तहत बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा, जो बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को क्या करेगा, तो पूरा करेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय रोजगार प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया एनएचआई के द्वारा, ताकि सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाए। और किसके माध्यम से, तो एआई के माध्यम से। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता को वास्तविक निगरानी के लिए ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का काम क्या होगा, तो नदी का जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में और नदी के जल की गुणवत्ता को वास्तविक निगरानी में मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय चीनी संगठन
परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिया है। आईएसओ परिषद ने 2024 में संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। ठीक है, तो आईएसओ परिषद 2024 की संगठन कौन करेगा? तो परिषद की बात करेंगे तो इसकी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य की योजना है? माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस उम्र के महिला इसमें लाभान्वित होगी? तो क्या बताएंगे? तो 21 से 60 साल। ठीक है, और उनको प्रति माह कितने वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो क्या बताएंगे? तो 1500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारियों में वृद्धि करना है। ठीक है, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करेंगे तो ये नवरत्न बन गया है। ठीक है, नवरत्न कंपनियों का 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह कंपनी अपनी कुल संपत्ति का 30% निवेश भी कर सकती है। ठीक है, तो मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को क्या बना दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते आगे। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में ठीक है, खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिया है। ठीक है, तो खालूबर युद्ध स्मारक की बात करेंगे, पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और के लिए किया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, खालूबर युद्ध स्मारक कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं का प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, संज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया। आप देखिए, संज्ञान पोर्टल का ना उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो उद्देश्य की बात के आरपीएफ कर्मियों को 3 नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए संज्ञान पोर्टल को आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। 26-27 जून 2024 तक केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने का घोषणा किया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है। तो बताना है से बायोप्लास्टिक पार्क पहला बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? लखीमपुर खेरी। ठीक है, ध्यान में रखना है, लखीमपुर खेरी। ठीक है, तो ध्यान में लखीमपुर खेरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बायोप्लास्टिक पार्क की बात करेंगे, बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने ओडिशा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत भी की है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पेंच टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो 2 राज्यों में, किन राज्यों में पेंच टाइगर रिजर्व? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा, ठीक है, हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को
$227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत के 3 सेलिब्रिटी ब्रांड का नाम बताइए जो लिखा हुआ है। विराट कोहली, रणवीर विराट सिंह, कोहली, शाहरुख रणवीर खान। और शाहरुख खान। तो बिल्कुल ठीक है, क्या बताएंगे? हाँ ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जो होगा विराट कोहली, दूसरे पे रणवीर सिंह है और तीसरे पे बात करेंगे तो कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, अब बात करेंगे 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। ठीक है, तो योगा फॉर स्पेस के आयोजन की बात करेंगे तो इसरो और साथ में आयुष मंत्रालय इन्वॉल्व थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे, किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून। कब शुरुआत हुई थी 21 जून को? 2015। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सिलेस अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालय की सूची में स्थान मिला है। तो गुजरात में जाओगे ना तो भुज है, भुज में भयंकर भूकंप आई थी। ठीक है, भुज का जो भूकंप जो था 2002 में ही शायद आया था। ठीक है, तो वहां पे बहुत भयंकर भूकंप आई थी, तो वहां पे बनाया गया स्मृति वन बनाया गया जो कि भूकंप मेमोरियल संग्रहालय है। तो इसको ना आप देखोगे ना तो प्रिक्स वर्सिलेस अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। 2001 में आया था, 2 में नहीं। ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ध्यान में रखना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। अब भारतीय डाकघर अधिनियम की बात करेंगे तो कब आया था? तो 1898 का था। उसी को लेकर स्थान कौन सा लेगा? तो 1898 वाला का स्थान कौन सा लेगा? तो क्या बताएंगे? 2023 वाला। ठीक है, 2023 वाले। ठीक है, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट। 2023। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए बताइए, यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्प इनफैक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई। ठीक है, किसकी वजह से? तो एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, केवल भारत की बात करेंगे तो 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से 21 लाख लोगों की मौत हुई है केवल भारत में, जो कि आई थिंक दुनिया में किसी भी देश में सर्वाधिक होगा। अब आते हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के बधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बन रहा है। महाराष्ट्र के किस स्थान पे? तो बधावन में। हाँ, 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा है ये बंदरगाह। दुनिया के शेष 10 बंदरगाह में शामिल होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आएंगे 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन इसकी जो अधिनियम जो आया था ना संसद में जो अधिनियम जो आया था 2010 में ही आया था। ठीक है, 2010 में इसका अधिनियम आया था। 2014 में आई थिंक इसकी नींव पड़ी थी और 2024 में इसका क्या हो रहा है? उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम में जो था यहाँ पर मोदी जी के अलावा जयशंकर जी भी थे, विदेश मंत्री हमारे, साथ में 17 देशों के राजदूत भी थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। 2014 से इस पे काम होना शुरू हो गया था। और इसकी परिकल्पना जो थी किसने किए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनकी परिकल्पना की थी। ठीक है, अब आते 2024 में लद्दाख में हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ किनका माइकी को हो रहा है? बंद कीजिए। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे आयोजन किया जाता है, क्या बताएंगे? ठीक है, लद्दाख में। ठीक है, हाँ, लद्दाख में। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पे जून या जुलाई में पड़ता है। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल की बात करेंगे, हेमिस मठ की प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां पे जो मठ जो होता है ना
उसका भी अपना एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। प्रत्येक मठ का अपना अपना क्या फेस्टिवल है। यह 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद संभव के जन्म के उत्सव के रूप में होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश शाकोरो को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए यूएनसीडी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया, लैंड हीरो, ठीक है, यूएनसीडी के द्वारा, ठीक है। और नाम क्या है इनका, सिद्धेश शाकोरे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस के अवसर पर विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस भी मनाते हैं। के अवसर पर यूएनसीडी द्वारा जर्मनी के वान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नाम की घोषणा की गई। उसमें से एक महाराष्ट्र के भी थे जिनका नाम क्या था, सिद्धेश शाकोरे। दिल्ली के उपराज्य का नाम क्या है, बीके सक्सेना है, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना कहिए। तो विनय कुमार सक्सेना के द्वारा हाल में लेखिका अरुंधति रॉय पर वर्ष 2010 में कश्मीरी पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही भड़काऊ भाषण देती है, थोड़ा सा इनका विचारधारा थोड़ा सा उस टाइप वाला है, समझ ही रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, इसके लिए विनय कुमार सक्सेना ने अनुमति दे दी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये लेखिका है अरुंधति राय, इनको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पेन पिंटर है इसका। नहीं, पेन पिंटर नहीं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए क्या मिला हुआ है, मैन बुकर मैन बुकर मिला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, जो कि लेखिका लेखन के क्षेत्र में बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब आएंगे हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IOR हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन का सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये हिंद क्या आवाज नहीं आई, क्या आपने बोला, उधर ही रह गया, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो सर, इनको जो पुरस्कार मिला था वो स्टैंड ऑफ टॉम के लिए ना मिला था? नहीं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैं बुकर पुरस्कार मिला था। स्टैंड ऑफ टाउन के लिए गीता श्री को मिला था शायद, हाँ, तो हाल ठीक है, फिलहाल गीतांजलि श्री को मिला था, ठीक है। ये बुकर पुरस्कार जो मिला था, फर्स्ट फीमेल है इंडिया की तरफ से इसको बुकर पुरस्कार मिला हुआ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत की बात करेंगे तो IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसको फिक्की बोलते हैं, के सहयोग से किया गया। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हाँ, ठीक है, फिक्की की स्थापना 1927 में, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया, ठीक है। राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पे, तो भोपाल में है, वहां पे PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया मोहन यादव के द्वारा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सेवा 8 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी मध्य प्रदेश की, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्गों और नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगी, ठीक है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में, ठीक है, 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ को छोड़ दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान बोलते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में मिलती है, 2-2 हजार करके, ठीक है। और ये लॉन्च कब की गई थी, तो ध्यान रखना 2019 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। कोई किसी को याद है इस बार जो कैमी किस्त दी जा रही है, कैमी किस्त इस बार किसी को याद है क्या? 17वीं सर, 17वीं हो सकता है शायद, ठीक है। 17वीं सर। हाँ, ठीक है। तो इसमें 6,000 रुपए की राशि मिलती है, 3 समान किस्तों में मिलती है, ठीक है, ध्यान में। ये डायरेक्ट बेनिफिट DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जो कि डायरेक्ट कृषक के खाते में चली जाती है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, भारत का चौथा शिल्प शहर है जो कि यूनेस्को के द्वारा दर्जा दिया गया है। इससे पहले अन्य 3 शिल्प शहरों की बात करेंगे, जबलपुर है, मलपुरम है, और साथ में की बात करेंगे तो साथ में कौन है, तो मैसूर है, ठीक है। तो ये जबलपुर, सॉरी, जयपुर हो गया, मलपुरम हो गया और साथ में मैसूर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो श्रीनगर। तो कितने शिल्प सिटी हो गया, शिल्प शहर? 4। 4 है, ठीक है।
बात करेंगे जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक सुरक्षा प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? तो ये केंद्र प्रायोजित की बात करेंगे, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है, जिसे 2022-2027 के मध्य लागू किया गया है। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को कहां पे लॉन्च किया गया है? तो टर्मिनल 3, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान में, दिल्ली में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। ठीक है, तो 2 शहर को इस बार चुना गया था। ठीक है, एक कोझिकोड जो था जिस साहित्य के लिए, ग्वालियर लिटरेचर के रूप में, श्रीनगर को किसके रूप में चुना गया था? तो शिल्प के लिए। ठीक है, किसको? यूनिट के लिए, हाँ, ठीक है, ग्वालियर को किस लिए चुना गया था? ग्वालियर को संगीत के लिए। ग्वालियर को लिटरेचर ही था ना, ग्वालियर संगीत था सर। ग्वालियर म्यूजिक के लिए, सॉरी, ग्वालियर म्यूजिक था। ठीक है, तो और कुछ शहर का नाम बताएं, जैसे वाराणसी को भी चुना जा चुका है म्यूजिक के लिए। ठीक है, मुंबई जो है फिल्म के लिए चुना जा चुका है। बहुत ऐसे शहर है जो किस लिए चुने गए वो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कोझिकोड को चुना गया है, ग्वालियर को चुना गया है, किसके लिए? तो ध्यान में रखना है, साहित्य की श्रेणी में और शिल्प की श्रेणी में आपका श्रीनगर है। ठीक है, 500 से ज्यादा पुस्तकालयों तथा बलाकोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम पर्यटक ST वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों का साहित्य गतिविधियों का आधार भी रहा है। राजस्थान के कोटा से सांसद है श्री ओम बिरला जी को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा के सुरेश को लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ठीक है, ध्यान रखना, ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष है। पहले जो थे बलराम जाखड़ थे। ठीक है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा सहित निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष है। इससे पहले कौन थे? बलराम जाखड़ थे। ठीक है, और ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बन गए। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले के जो अध्यक्ष जो थे ओम बिरला या फिर बलराम जाखड़, वो बीच बीच में बन रहे थे, 2-2 बार रहे थे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो बलराम जाखड़ का नाम ध्यान में रखिएगा, ओम बिरला का ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूरा कार्यकाल को क्या करेंगे? तो पूरा करेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, ध्यान रखें, CACF, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MSP की सिफारिश यही करती है। ठीक है, MSP की सिफारिश कौन करती है? ठीक है, और इसकी घोषणा कौन करेगा? मतलब MSP मूल्य घोषित कौन करेगी? केंद्र सरकार का। हाँ, केंद्र सरकार का आर्थिक मामलों का कैबिनेट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी सिफारिश CACP के द्वारा किया जाता है। कितने फसलों को MSP मिलता है? 23 फसलों को। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, केंद्रीय कृषि क्या 22 फसल और एक गन्ना को शामिल किया जाता है। गन्ना MSP पे नहीं आता है। ठीक है, MSP FRP होता है। ठीक है, यही प्रश्न भी पूछता है, तो गन्ना FRP में आता है, MSP में नहीं आता है। ठीक है, केंद्रीय कृषि तथा कल्याण मंत्री कौन है? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ध्यान रखना। तो हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू तथा निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की गठन में किया। इस समिति
परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पे 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट यूजीसी परीक्षा में स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है। ठीक है, तो एनटीए जो है वो आपका नीट की एग्जाम, नेट का एग्जाम सब करवाती है। नीट में पेपर लीक हो गया था, विवाद निकल कर आया था। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाई गई जो कि इन सारी चीजों को जांच करेगी, इसे कैसे सुधार किया जाए। उसके अध्यक्ष कौन है तो क्या बताएंगे? के राधाकृष्णन। क्या नाम है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त भी कर दिया गया। ठीक है, तो सुबोध कुमार सिंह जो थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उनको बर्खास्त कर दिया गया। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह सखोला को एनटीए का नया निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो कौन है तो क्या बताएंगे? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया। पहले का क्वेश्चन है, अभी ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है, कोई भी नहीं एक्चुअली में। ठीक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली ये पहली विदेशी नेता है। मतलब अगर तीसरा कार्यकाल जब शुरू होता है 18वीं लोकसभा का मोदी जी का, तो पहली जो विदेशी नेता आती है या फिर आता है वो कौन है? शेख हसीना। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? जामताड़ा में। ठीक है, जो कि फिशिंग के लिए जाना जाता है जामताड़ा। नहीं, मोबाइल से नहीं, एटीएम से पैसा वगैरह निकालते हैं, उसके लिए जामताड़ा बहुत फेमस। हाँ, जामताड़ा में वही होता है। ठीक है। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरल से क्या करने का प्रस्ताव रखा गया? केरलम। ठीक है, लेकिन वह प्रस्ताव केवल भेज सकती है। किसे भेजेगी? किसे भेजेगी? सेंटर को, केंद्र सरकार को नहीं, पार्लियामेंट को जाता है, संसद के पास जाता है, और संसद किस अनुच्छेद के तहत नाम का परिवर्तन कर सकती है? आर्टिकल 3 के तहत। बिल्कुल, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे केरल से नाम बदल के करना है क्या है? केरलम करना है। और इसके लेकर अगस्त 2023 में केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा परिवर्तन करना तथा किसी राज्य का निर्माण का विलय करने का शक्ति की बात करें किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, मैं फोन ले रहा हूँ, बस 2 मिनट। आवाज आ रही क्या? अभी आ रही है, नहीं आ रही थी। हाँ, तो जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। ठीक है, तो पहला कौन था? तो नारंगी सैन्य स्टेशन जो था गुवाहाटी के ऊपर जो था, वो प्लास्टिक कचरे के सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन था। अब दूसरा बन गया है जयपुर। ठीक है। हाल ही में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल पे प्रथम ट्रायल रन सफल रहा। ठीक है। राम एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट, आवाज चली गई थी। ठीक है, तो हाल ही में रियासी जिले
चिनाब नदी पे निर्मित 46 किलोमीटर की बात करेंगे सड़क बनी है, जो कि मतलब विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल है। ठीक है, उस पे सफल ट्रायल हो चुका है। कहाँ पे बना है? रियासी जिला में। कहाँ पे है रियासी जिला? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस नदी पे? चिनाब नदी पे। तो रामबन जिले के शंगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर की सफर में कुल 1.5 घंटे लगेंगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ये कितना है? ऊंचा है। वैज्ञानिकों सूचना प्रसारण एल्सेवियर द्वारा जारी शोध नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में वर्ष 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरी स्थान पे आ गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अंबुबाची मेला कहाँ पे लगता है? तो गुवाहाटी में लगता है। ठीक है, और कहाँ पे लगता है गुवाहाटी में? तो कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, ध्यान में रखना, उस समय ये 29वां राज्य था और 2 जून को तेलंगाना अपना दिवस भी मनाता है। ठीक है, 2 जून 2024 को तेलंगाना 10वें स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री क्या नाम था, रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी बन गई है। ठीक है, उधर जो है सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने भी बोला से आज से न केवल एक ही है आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी, वो अमरावती रहेगी। ठीक है, हाँ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। ठीक है, 10 वर्ष तक था, अब 10 वर्ष के बाद दोनों का अपना अलग अलग राजधानी बन गया है। इसलिए आप ये मत कहना से हैदराबाद जो है सभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है, क्योंकि जो संसद से जो अधिनियम पास हुआ था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उसमें 10 वर्षों के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी रखी गई थी। अब दोनों का अपना अलग अलग होगा। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजापुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बीजापुर शहर में। ठीक है, किसके द्वारा? तो गेल इंडिया के द्वारा। ठीक है, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है। ठीक है, ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय भी बन गया है। ठीक है, भारतीय पर्वतारोही जिनका नाम है सत्यदीप गुप्ता दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहासे पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। तो माउंट लहासे किस देश में है? नेपाल में लहासे है उसमें। नेपाल में भी है, लेकिन इसका आई थिंक तिब्बत के साथ भी इसका सीमा लगता है, तिब्बत में भी होगा। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसालों का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा। तो अब ये लोग क्या करेंगे पता है कैसे बैठेंगे? गुटखा एक पैकेट में रहेगा, तंबाकू दूसरे पैकेट में रहेगा। मतलब तंबाकू को बैन नहीं किया, गुटखा को बैन किया, जिसमें क्या है समझ रहे? तंबाकू और निकोटीन है। तो देखते ना, अभी खरीदने जाओगे ना कभी, ठीक है, अगर कोई आप में से खरीदता है तो ठीक है, तो दोनों अलग अलग पैकेट में मिलता है। ठीक है, मतलब दुकान में देखिएगा ना, एक जगह गुटखा बेचेगा और दूसरे को क्या बोलते हैं, जर्दा आई थिंक बोलते हैं। ठीक है, जर्दा दूसरे में होता है। ठीक है, वो एक साथ नहीं देता है, क्योंकि ना गुटखा को तंबाकू एक गुटखा को बेचना बैन है। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, दिमाग लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन एक के साथ एगो फ्री देता है सर, शायद मसाला कह के बेचता है उसको। हाँ, मसाला खा के बेचता है, सही है। फ्री ही देता है, पैसा नहीं लेता है उसका। यह प्रतिबंध खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड ए के तहत लगाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिन्ह से विस्तार करते हुए तांजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल 2 के ये 30 वर्ष का पट्टा जो है हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका अडानी समूह,
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद एक्सपेंशन में इसी का हाथ है। ये सब देश में जाके ना वहाँ का टर्मिनल वगैरह खरीद रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसके खिलाफ नारे लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह करना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इनसे परेशान हैं। तो सर वहाँ के सरकार का प्रतिबंध होगा तभी तो हो रहा होगा। हाँ, लेकिन सरकार तो परमिशन देती है। भारत में भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने परमिशन दिया था ना। बिजनेस के लिए। हम्म लेकिन अंतिमतः परिणाम किसको भुगतना पड़ा? लोगों को ना। तो इन्वायरमेंट के दृष्टि से ना माइनिंग वगैरह करना ठीक नहीं होता, इसलिए लोग जो थे या फिर पर्यावरण प्रोटेस्टर जो होते हैं वो लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो इनके खिलाफ खूब नारे वगैरह लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सर और ये कोयला निकाल के लेके आता है, हाँ गोड्डा का पावर बिल्कुल प्लांट। बिल्कुल 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 है, चाइना करवाता है, दूसरा कोई नहीं करवाता है, ठीक है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है, ठीक है। ध्यान रखना, मानव रेबीज। ये रेबीज का जो डिजीज जो होता है आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम। हाँ, तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल ठीक है। और 30-31 मई 2024 को रांची झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य नवमेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य में आगे बढ़ाना है, ठीक है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46 विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तर पे 7वें तथा एशिया में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। ध्यान रखना, विश्व में 7वें पे, एशिया में तीसरा। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? तो 46 यूनिवर्सिटी। कितने हैं? 46। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ। भारत के आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत के शीर्ष पे है, ठीक है। शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ठीक है। पैट्रिक डाउन हो गया क्या? 118वां स्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 150वां स्थान। भारतीय विज्ञान संस्था आईसीएस जिसको बोलते हैं बेंगलुरु को 211 स्थान मिला है, ठीक है। बात की जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप की बात करेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो क्या बताएंगे? सेबी के द्वारा, ठीक है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। हाँ, सेबी का जो एक्ट जो आया था कब आया था? अधिनियम, सेबी अधिनियम 1992 में, ठीक है। 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? मुंबई। ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। क्षेत्रीय कल्याण की बात करेंगे, नहीं, सेबी का लखनऊ में नहीं है, नवाड का लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में सीडीबी का है, सेबी का नहीं, सीडीबी क्या है सर? हाँ, क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पे अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली है। अध्यक्ष की बात करें माधवी पूरी बुच की बात करेंगे तो अध्यक्ष है, आई थिंक फर्स्ट फीमेल भी है ये, ठीक है। यस सर। हाल ही में बात करेंगे तो पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक बीसीआरपी द्वारा समझौता किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिकी की पहला देश बन गया, ठीक है। और पहला यूरोपियन कंट्री जहां पे यूपीआई से पेमेंट किया गया वो कहाँ था? फ्रांस था, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, वहां पे एफिल टावर का टिकट खरीदा गया था यूपीआई से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के, ठीक है, माराभिटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन नियामक आईआईएम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। आईआईएम शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र आईआईएम है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आईआईएम कहाँ पे बना है तो क्या बताएंगे? कहाँ पे? शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग में नहीं, शिलोंग में पहला था। हाँ, दूसरा बना है आपका यहाँ पे, ठीक है। असम के कामरूप जिले के मारपीटा में बना है, ठीक है। और ये शिलोंग वाला जो था पहला था। बिहार में आईआईएम है? नहीं। हाँ सर है नहीं, कैसे है? गया में है। है सर, गया में।
बिहार में आईआईएम गया में है, बिहार में आईआईटी पटना में है, बिहार में निफ्ट की बात करें वो भी पटना में है, बिहार में पटना एम्स में। भी है पटना में और दरभंगा में, ठीक है। तो बिहार में जो भी उच्च संस्थान होता है भारत सरकार का सब है, ठीक है। अब बात करेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा निवृत्त हो गई है, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज की बात करेंगे, ध्यान में रखना 35 वर्ष की सेवा के पश्चात वह यहाँ से सेवा निवृत्त हो गई, ध्यान में रखना है। पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज, काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला भी बन गई, ठीक है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल के नासा के अंतरिक्ष यात्री वूच विलमोर के साथ बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो ये अंतरिक्ष यात्री है लेकिन अंतरिक्ष यान को भी उड़ा ली है ये, ठीक है। ऐसा करने वाली फर्स्ट फीमेल बन गई, अभी अंतरिक्ष में गई थी। 58 वर्षीय किनके साथ गई थी, तो क्या नाम है, वूच विलमोर के साथ। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है, ठीक है। तो एयर इंडिया की बात करेंगे और विस्तारा दोनों आपस में मिलेगा। विस्तारा कहाँ की एयरलाइंस है, विस्तारा यूएस सिंगापुर, सिंगापुर की है शायद, हाँ सिंगापुर की होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में मर्ज करने वाले थे। एयर इंडिया का जो प्रीमियम सर्विस जो होगा ना विस्तारा प्रोवाइड करेगी। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, ठीक है। तो पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट की बात करेंगे तो क्या नाम है, अनामिका बी राजीव। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। टॉप की बात करेंगे, टॉप 3 में कौन कौन है, तो यांगशान बंदरगाह चीन का है, शालालाह बंदरगाह ओमान का है, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का है। टॉप 20 में भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहाँ पे पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है, विशाखापट्टनम, ठीक है। ध्यान में रखना। अभी हम लोग करेंगे मई के करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा चार्जर में लैपटॉप, क्योंकि ये मात्र 17% चार्ज है।